गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 8 में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। उसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लास्ट टॉपिक है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि बहुत सारे सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं। उनमें क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि ब्रेड मोल्ड में राइजोपस। तो उसमें क्या होता है, ये तुम इस डायग्राम में भी देख रहे हो, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं हमारे को। ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं हाइफी। अब क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ये जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये जो पार्ट हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं, इन ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर को स्पोरेंजिया कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, स्पोरेंजिया इसकी बहुत थिक वॉल होती है और इसके अंदर जो है स्पोर्स होते हैं। अब ये जो स्पोरेंजिया है ये जो है अनफेवरेबल कंडीशंस में भी ये जो है स्पोर्स को प्रोटेक्ट करती है, वो मरते नहीं हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में भी प्रोटेक्ट रहते हैं इस स्पोरेंजिया के अंदर। तो क्या होता है कि जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, फेवरेबल कंडीशंस जैसे मॉइस्चर और साथ में हाई टेम्परेचर, हॉट एंड मॉइस्ट, ये इनके लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो क्या होता है, ये स्पोरेंजिया जो है बस्ट होते हैं, इसमें से स्पोर्स जो हैं बाहर आ जाते हैं और क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म जो हैं प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, एक रिप्रोडक्शन का टाइप हो गया, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गए। तो इस पे तुम्हारे को एक क्वेश्चन भी है कि हाउ विल बी एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड। ये तुम देखो सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। तो इसका आंसर जो है यही है कि स्पोर्स में क्या होता है कि स्पोर्स जो हैं स्पोरेंजिया में प्रोटेक्ट रहते हैं। तो ये क्या होती है, स्पोरेंजिया एक्चुअल में एक थिक वॉल कवरिंग होती है दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड बिगिन टू ग्रो। तो जब इनको ये इनके लिए फेवरेबल कंडीशन हो गई, फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। अब हम आगे सेकेंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या है वो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, इसकी डेफिनेशन क्या है कि दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इसमें जो है टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जैसे मैंने तुम्हें पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं कि एक तो पहला यही हो गया कि इट इज़ बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल मतलब टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। दूसरे क्या होते हैं कि गैमीट्स आर फॉर्म्ड, गैमीट्स बनते हैं, इसमें दो टाइप के, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। और क्या होता है इसमें कि ये जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं, इट लीड्स टू वेरिएशन। और फिर वेरिएशन से क्या होता है, वेरिएशंस हेल्प इन इवोल्यूशन which help in the formation of new species and also help in adaptation of animals to the environment.
तो इस तरह से क्या होता है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के इसमें बीच में ये भी आ जाता है ये क्वेश्चन का आंसर कि व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से क्या होता है, बिकॉज एन इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स से एक इंडिविजुअल जो है वो बन रहा है, तो उसमें क्या है, वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगी और ये वेरिएशंस जो हैं, वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशंस। कैसे वेरिएशन आ जाती हैं कि इसमें क्या होता है कि दो पेरेंट्स के जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं और उससे जो है क्या हो जाती है, वेरिएशंस आती हैं। तो क्या है, ये देखो तुम यहाँ से कि कंबाइनिंग वेरिएशन फ्रॉम टू और मोर individual would thus create new combination of variants. Each combination would be novel since it would involve two different individual. तो sexual mode of reproduction incorporate such a process of combining DNA from two different individuals ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो वेरिएशन कैसे आ गई, क्योंकि दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के डीएनए जो है वो क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। तो अब तुम्हें पता है बच्चों कि जब डीएनए कंबाइन करते हैं दो डिफरेंट पेरेंट्स के, तो क्या होता है कि तुम्हें पता है रिप्रोडक्टिव सेल बनते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, या जिसको हम कहते हैं गैमीट्स भी कह सकते हैं। तो जब ये गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं, गैमीट्स का फ्यूज़न होता है, तो ह्यूमन बीइंग जो स्पीशीज़ है उसमें क्या उसके कैरेक्टर्स हैं कि उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होता है, 46 होता है। 46 क्रोमोसोम्स का नंबर होता है। अगर सपोज करो कि जो रिप्रोडक्टिव सेल हैं उसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे, तो क्या होगा कि जब वो टू पेरेंट्स के डीएनए कंबाइन होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होगा, 92, कि 46 जो न्यू सेल बना, जो जाइगोट बना, उसमें दोनों पेरेंट्स से 46 क्रोमोसोम्स आए, ठीक है। तो उसकी वजह से जो न्यू जाइगोट बनता है उसमें क्या कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 92। इसी तरह से अगर वो 92 क्रोमोसोम्स जो बने न्यू सेल में, अगर उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसमें क्या होगा, इसी तरह से क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 184, 92 फ्रॉम ईच पेरेंट। तो इस तरह से क्या होगा, ये प्रॉब्लम आती है कि अगर वो क्या होगा कि इस तरह से डीएनए का नंबर जो है हर जनरेशन के बाद इंक्रीज़ होता जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इतने ज़्यादा डीएनए हो जाएंगे कि सेलुलर अपरेटस जो है उनको संभाल ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर हर जनरेशन में ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए होगा तो क्या होगा, तो सेलुलर अपरेटस के लिए इतने सारे डीएनए को कंट्रोल करना इजी नहीं होगा, और इतने ज़्यादा अर्थ पे डीएनए हो जाएंगे कि किसी और चीज़ के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो इसके लिए क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं उनके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है उनके अंदर कि स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम्स स्पेशलाइज्ड सेल बनते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जिनमें क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो क्या हो जाता है, हाफ रह जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है तो डीएनए का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स,
ठीक है। और इस अब जब जर्म सेल जो होते हैं, ये दो न्यू रिप्रोडक्टिव सेल है जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होता है, ये कंबाइन करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम, तो जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स का नंबर पहले जैसी जनरेशन का होगा। जैसे सपोज ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स में 46 ये उनकी स्पीशीज का कैरेक्टर है कि सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। अब जब रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे तो उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर कितना हो जाएगा, हाफ, यानी कि 23। तो इस तरह से रिप्रोडक्टिव सेल में भी 23 क्रोमोसोम्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल में भी 23 क्रोमोसोम्स, और जब वो ये सेल कंबाइन करेंगे रिप्रोडक्शन के टाइम, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, कितना, 23 फ्रॉम ईच पेरेंट, एंड न्यू इंडिविजुअल यानी कि जाइगोट हैज़ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो कैसा होता है, हाफ हो जाता है, तो ऐसे रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल। तो अगर तुम्हारे से ये पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय हैप्लॉइड सेल, तो क्या होगा कि दैट टाइप ऑफ सेल इन विच दैट हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू द बॉडी सेल्स। ठीक है। तो इसी तरह से इस पैरे में यही दिया गया है कि ये कैसे, इस पे क्वेश्चन भी बनता है तुम्हारा कि कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो कैसे मेंटेन रहता है। ठीक है। अब हम जो है ये और हैप्लॉइड और डिप्लॉइड भी तुम्हें पता चल गया। डिप्लॉइड क्या है कि जैसे जाइगोट बना 2 पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन से, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, और फिर जाइगोट बनता है, और जाइगोट में दोबारा क्रोमोसोम्स का नंबर सेम हो जाता है, तो जाइगोट क्या हो गया, डिप्लॉइड है। तो क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं उनके अंदर भी कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं। क्या होता है कि जैसे जो 2 टाइप के गैमीट हैं उसमें क्या दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, दोनों गैमीट्स जो होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। और क्या होता है कि एक जर्म सेल, जो रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल कह सकते हैं या उसको गैमीट भी कह सकते हैं, लार्ज होता है, और क्या होता है उसमें स्टोर्ड फूड होता है। और ये जो जर्म सेल है वो फीमेल जर्म सेल होता है, या जिसको हम एग भी कह देते हैं, ओवा भी कह देते हैं। और दूसरा जो जर्म सेल, जो मेल जर्म सेल होता है, वो मोटाइल होता है, मूव कर सकता है, और उसके पास कोई फूड स्टोर्ड नहीं होता। तो मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड मेल गैमीट, एंड द जर्म सेल containing the stored food is called the female gamete। तो अब तुम्हें अच्छे से पता चल गया होगा कि जो गैमीट्स कैसे बनते हैं और उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर क्या रहता है। गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, और इन दोनों के, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के जब फ्यूज़ करते हैं तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या सिनगैमी भी कह सकते हैं। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या फ्यूज़न से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट सिंगल सेल ही होता है, बट वो कैसा होता है, डिप्लॉइड, जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर अपनी स्पीशीज़ के इक्वल होता है, बॉडी सेल्स के इक्वल होता है। जबकि गैमीट्स में क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो क्या होता है, हाफ होता है, उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। ठीक है। तो आज इसमें हम इतना ही करेंगे, और कल मैं तुम्हें फिर डायग्राम के थ्रू ये करवाऊंगी टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स।